Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 14 of formal methods in software engineering. Last लेक्चर नंबर 12 और 13 में हमने अपना डिफरेंट प्रोपोजिशन लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक को इन डिटेल डिस्कस किया था कि प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है और उसकी फॉर्मल मेथड्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिज़ाइनिंग के साथ क्या डिप्लॉयमेंट है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्योरली इंडस्ट्री बेस्ड लेक्चर है कि जब हम इंडस्ट्री में अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, तो फॉर्मल मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं। उससे पहले हम अपने जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं वो आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सी कि आप जो फॉर्मल मेथड को डिज़ाइन किस तरह करते हैं, उसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, उसके पैरामीटर कौन कौन से हैं, फॉर्मल मेथड का इंडस्ट्री में यूज़ क्या है, ठीक है, वो उन इक्वेशन पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट जो हमारे स्पेसिफाई जो लेक्चर नंबर जो है वो आपका जो 12 और 13 था वो टोटली इसी चीज़ पे बेस करता था कि प्रोपोजिशन लॉजिक क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी लैंग्वेज क्या क्या हैं, उसकी डिफरेंट एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं, हम उन एक्सप्रेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डिप्लॉयमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। और हमने उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी अपनी जो आपकी प्रोपोजिशन लॉजिक में जो यूज़ होती थी। फिर हमने लास्ट लेक्चर नंबर 13 में हमने अपना प्रेडिकेट लॉजिक देखा कि जो प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, उसकी बेसिक रूल्स क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर हमने उनको लिंक करके देखा। तो ये तो थे हमारे मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो हम यूज़ करते थे फॉर्मल मेथड में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन यूजिंग फॉर्मल मेथड। अब हम देखें हमने इन चीज़ों को लिंक भी तो करना है, ठीक है। हमने ये नहीं देखना है कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ लिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ ली। एक्चुअली जो हमारा है हमने इसको रिलेशन को लिंक करना है, ठीक है। अब आप देखें जो मेरी जितनी भी हिस्ट्री है, हम अगर लेक्चर 1 से स्टार्ट करें तो मैं इंडस्ट्री यानी मैंने आपको शुरू में बताया फॉर्मल मेथड जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंबाइन है। तो हम हर चीज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं। कुछ लेक्चर में आपको बेसिक कंसेप्ट्स में दे रहा हूँ लाइक मैथमेटिक्स से, फिर उसमें ऑटोमेटा को देखा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को देखा, फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखा, फिर हमने उसको फॉर्मल मेथड का यूज़ देखा। तो आज इसी तरीके से जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है प्योरली कि जो आपकी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन होती है, हम अपनी अब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, रेगुलेशंस देख ली, मेथड्स देख लिए। अब इन रूल्स और रेगुलेशन और इन मेथड्स को जो एक्चुअली चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो जो हमने इनको वेरीफाई किस तरह करना है। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन है यूजिंग फॉर्मल मेथड कि हम इसको किस तरीके से फॉर्मल मेथड को जो है यूज़ करके इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो जो हमारा आज का लेक्चर है वो टोटली इसी चीज़ के ऊपर ही बेस कर रहा है कि सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन यूजिंग फॉर्मल मेथड्स। तो हम इसमें जो आज के लेक्चर हम इसमें डिफरेंट रूल्स देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे कि जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन है वो फॉर्मल मेथड के साथ किस तरीके से जो है मैनिपुलेट होगी, किस तरीके से यूज़ होगी और हम उसको किस तरह डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मॉडल है प्रॉपर्टी चेकिंग फॉर रियल मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, अब जब हम अपने रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं या जो हमारे पास रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो मेथड कौन कौन से हैं और हम अपने मॉडल बेस्ड टेस्टिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं और क्या रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो आज के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में आप ये देखें कि अब सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ये आपके पास जो स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, या यूटी जो है, ठीक है, करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन के यानी देखिए जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो सबसे पहले क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट्स
को फाइंड आउट करने की ट्राई करता है। ठीक है, हर क्लाइंट की एक डिफरेंट नीड्स हैं, एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो यूज़ करना चाहता है। ठीक है, अब वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो अपनी ठीक है, वो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स यूज़ करना चाह रहा है। ठीक है, अब उन रिक्वायरमेंट्स की बेस क्या है, उनके क्या स्टेप्स हैं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम जब भी कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम अपना एक SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है कि उस सिस्टम की एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर हम अपना जो है, जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली तो फिर हम उसकी बेस पे अपना एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस की बेस पे हम अपना डिज़ाइन प्रपोज करते हैं और डिज़ाइन प्रपोज करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके डिफरेंट हम रिजल्ट्स को रेक्टिफाई करते हैं और रिजल्ट के बाद हम टेस्टिंग करते हैं क्या ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाह रहे थे। ठीक है, तो ये एक पूरा ये आपका एक पूरा प्रोसीजर है, ये आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म है, ये आपके पास पूरी एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, जिसमें आपके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिफाइन हुए हैं कि आपने टेस्टिंग किस तरह करनी है, आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किस तरह लेनी है, उनको लिंक किस तरीके से करना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये सारी की सारी जो है ये आपकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ये जो आपकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी है ये आप देख रहे हैं कि ये आप क्या हो रहा है कि करेक्ट WRT। ठीक है, ये किसके साथ जो है आपकी लिंक हो रही है, ये किसके साथ आपकी जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, अब ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन है ये सारी की सारी जो है विद जो है ये आप किसके साथ लिंक कर रहे हैं, ये आप IUT के साथ लिंक कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, टेस्ट केसेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो आपके टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केसेस जितने भी आपके टेस्ट केसेस के सिनेरियोज हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास क्या कह रहे हैं, ये डिफरेंट टेस्टर्स आ रहे हैं, अभी आप पास या फेल हो रहा है। तो ये हमारे पास एक टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है कि हम जब अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट्स को लेके देखते हैं कि ये लेजिटिमेट है, ये वैलिड है, ये वर्केबल है, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले हमने उसकी स्पेसिफिकेशन भी हमारी प्रॉपर्टी थी, यहाँ से हमने डिफरेंट टेस्ट के सिनेरियोज बनाए। अब देखें हमने मैच करनी है ना कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो एग्जैक्टली मैच कर रही हैं जब हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू किया था। अगर तो वो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली मैच कर रही हैं सॉफ्टवेयर कंडीशन के साथ जो आपके पास SRS डॉक्यूमेंट था, अगर वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रही है तो इट्स ओके। अब उसको टेस्ट करने के लिए क्या कोई मेथड तो होगा, कोई मैकेनिज्म तो होगा, कोई मेथडोलॉजी तो होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगे कि हमने जो सॉफ्टवेयर डिलीवर किया है उसकी टेस्टिंग भी तो करनी है कि वो उसकी टेस्टिंग क्या है, क्या ठीक है, क्या वो 100% काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसमें अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किस तरह करना है। रेक्टिफाई करने के बाद ठीक है उनमें से आपने अपनी जितने भी उसमें एरर्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उन तमाम एरर्स और इशू को आपने नेगेट किस तरह करना है। ये जितनी चीज़ें ये सारी सारी आपने करनी तो है ना कहीं ना कहीं। अब इन तमाम टेस्ट केसेस को, इन तमाम सिनेरियोज को हम सिंपल जो अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसमें फिट इन करते हैं और उन टेस्ट केसेस को 1 बाय 1 टेस्ट करते हैं। अब और टेस्ट अब या तो वो पास हो जाएंगे उस टेस्ट कंडीशन से, या फिर जिस टाइम हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, डिफरेंट आपकी टेस्टिंग कंडीशंस है ना, टेस्टिंग रूल्स है। ठीक है, अब उन कंडीशंस को हमने ये देखना है कि अगर तो हमारे टेस्ट के सिनेरियोज जो है वो सारे के सारे
पास होते जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी सारी की सारी लिजिटिमेट होती जा रही है, वो भी सारी की सारी जो है फुलफिल होती जा रही है। अब उस रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हम तमाम रिक्वायरमेंट जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। लेकिन अगर उन टेस्ट केसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि नहीं, कि वो जो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, वो ठीक है उसकी डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप उन टेस्ट केसेस को अपने टेस्टर के थ्रू किस तरीके से, ठीक है, चेक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो ये सारे का सारा एक टेस्टिंग प्रोसीजर है, ठीक है। और अब ये जो टेस्टिंग कंडीशंस है, वो हमने जो पीछे फॉर्मल मेथड्स के रूल्स पढ़े हैं, उन टेस्टिंग कंडीशन को हम फॉर्मल मेथड के थ्रू डिज़ाइन करेंगे और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिप्लॉय करके देखेंगे क्या आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्टिंग का मैकेनिज्म है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब टेस्टिंग और जो फॉर्मल मेथड आपके पास कि टेस्टिंग और जो फॉर्मल मेथड है, अब आप ये देखें कि ये हमारे फॉर्मल मेथड्स हैं और ये हमारे पास टेस्टिंग्स हैं, ठीक है, अ परफेक्ट कपल, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब आपने प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है तो ट्रायल एंड एरर। अब ये यानी आप ये देखें कि अब ये आपकी देखें बड़ी ये जो मैंने लेक्चर आज का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी अभी तक हमने जितने 14 लेक्चर्स पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा ये जो है ये लेक्चर आपका जो हम 13 पढ़े हैं, जो सबसे ज़्यादा जो 14 लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों कि ये एग्जैक्टली आप लोगों को इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज क्या है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, हम जो आपकी इंडस्ट्री काम कर रही है वो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिप्लॉय हुई हुई है, वो किस तरीके से टेस्टिंग करती है, एक्सट्रैक्शन करती है, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम जो आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मल मेथड में आप क्या कह रहे हैं कि प्रूविंग प्रॉपर्टीज, हम अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं यूजिंग ट्रायल एंड एरर, हम उनके एरर रेक्टिफाई करते हैं, ट्रायलिंग करते हैं, ट्रायल करते हैं उसकी, ठीक है। और दूसरी क्या है, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर्मल मेथड रिसर्च है, प्रैक्टिस क्या है उसकी टेस्टिंग में, यानी जो उसकी टेस्टिंग में टेक्निक्स आ रही है वो क्या आ रही है, वो उसकी प्रैक्टिस की टेक्निक्स आ रही है कि आप उसको कितनी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। साउंड थ्योरीज में आपकी रिस्ट्रिक्स है कि आपकी जो साउंड थ्योरी है उसमें आपकी बेताशा जो है आपके जो पॉइंट्स रिस्ट्रिक्स आ जाते हैं। और क्लीन में क्या है, डर्टी हैंड्स है, यानी ठीक है। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं हम जो फॉर्मल मेथड के साथ जो है डिप्लॉय कर रहे हैं टेस्टिंग के साथ, कि हमारे पास फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, रिसर्च है, साउंड थ्योरीज है, क्लीन है, ट्रायल एंड एरर है, प्रैक्टिस है, रिस्ट्रिक्स है और हमारे पास डर्टी हैंड्स है। टेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी आफ्टर फॉर्मल वेरिफिकेशन, ये एक न्यू रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग इज नॉट नेसेसरी आफ्टर फॉर्मल वेरिफिकेशन। हम वंस जब अपने सॉफ्टवेयर की हमने अगर फॉर्मल वेरिफिकेशन कर ली है तो फिर हमें टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, ठीक है। फॉर्मल जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो जो वेरिफिकेशन है उसमें सारे जो चेक्स हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें इन डिटेल आ जाती हैं। सो वी डोंट नीड टेस्टिंग इज आफ्टर द फॉर्मल वेरिफिकेशन डिप्लॉयमेंट, ठीक है जी। टेस्टिंग कैन ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर, नॉट देयर एब्सेंस। अब ये एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, हम क्या बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग कैन ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर, जो एरर के प्रेजेंस है वो उसको डिटेक्ट कर सकती है, नॉट देयर एब्सेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर्मल मेथड आर टाइज फॉर बॉयज, ठीक है, ये आप देखिए फॉर्मल मेथड आर टाइज फॉर बॉयज, ठीक है, ये बड़ी मैं सिंपल सा एक जो भी कह लें, ठीक है, कोड मैंने ली। फॉर्मल मेथड आर ओनली फॉर टाइप प्रॉब्लम। अब फॉर्मल मेथड क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो टाइप पे प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए हैं, वो उनकी टेस्टिंग के लिए। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है आज क्या कि फॉर्मल मेथड क्या है, टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, इसी को हम कैरी ऑन करेंगे और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मल टेस्टिंग,
वाई टेस्टिंग विद अ फॉर्मल स्पेसिफिक। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये जनरेट होता है कि जब हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, बहुत सी टेस्टिंग टेक्निक्स है, तो फिर हमें फॉर्मल टेस्टिंग की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आती है। वाई वी नीड formal testing when we have different testing techniques in the software engineering for the results. So उसके डिफरेंट आंसर्स हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करते हैं कि वाई, फर्स्ट क्या है कि वाई टेस्टिंग विद द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, हमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ अब टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। इम्प्रूव्स द टेस्टिंग प्रोसेस, लेकिन जो आपके पास टेस्टिंग प्रोसेस है, जो आपके पास रूल्स एंड जो आपके पास टेस्टिंग रूल्स हैं, जो आपके पास टेस्टिंग रेगुलेशंस हैं, तो अगर आप टेस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेस्टिंग मेथड को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं फॉर्मल टेस्टिंग। ये क्या काम करती है, इम्प्रूव द टेस्टिंग प्रोसेस, जो आपका टेस्टिंग प्रोसेस है ये उसको इम्प्रूव करती है। प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस बेसिस फॉर टेस्टिंग, ठीक है जी। अब सेकंड जो पॉइंट है कि ये आंसर्स हैं कि वाई टेस्टिंग विद द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। सेकंड क्या है कि ये आपके पास प्रिसाइज और अनएम्बिगुअस फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अलाउज ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब हमने इसमें देखा था कि हम लास्ट लेक्चर नंबर 12 में आई थिंक देखा था कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक जनरेशन क्या होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके आंसर्स हैं कि फर्स्ट ये है कि फॉर्मल टेस्टिंग, कि वाई टेस्टिंग विद अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, तो वो जो फर्स्ट उसका आंसर है कि इम्प्रूव द टेस्टिंग प्रोसेस। सेकंड क्या है कि प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस बेसिस फॉर टेस्टिंग, उसके लिए यूज़ करते हैं। और अलाउज ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ टेस्ट, इनके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मल टेस्टिंग। देन कि वाई नो फॉर्मल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मल वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती, ठीक है, यानी हम टेस्टिंग तो करते हैं लेकिन वेरिफिकेशन क्यों नहीं आई। यानी ये क्वेश्चन भी तो आता है ना, हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक आपके पास जो है जिसको VNV कहते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हम उसमें अपनी तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी वेरिफिकेशन भी करते हैं, उनकी वैलिडेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि वाई नो फॉर्मल वेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई थ्योरम प्रूविंग नहीं है, मॉडल चेकिंग नहीं है, एंड सो। तो अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। फर्स्ट क्या है कि कोड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। अब जितना भी आपकी कोडिंग है, जो आपके कोडिंग के रूल्स बने हुए हैं, जो कोडिंग के आपके स्ट्रक्चर्स डिफाइन हुए हैं ऑफ सिस्टम, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल, कि वो आपके एक्सेसिबल नहीं है। जिसको हम ब्लैक बॉक्स में आप इनपुट डालते हैं, आउटपुट मिल जाती है, आपको प्रोसीजर का नहीं पता चलता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये होती है कि उसके इन बिटवीन क्या हो रहा है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि वो लाइक फिल्टरिंग होती है, आपको पता चल रहा होता है क्रिस्टल क्लियर कि ये इनपुट है, ये आप इस स्टेज में गई, फिर यहाँ से इस स्टेज में गई, फिर आप नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है। तो वहाँ पे आपको जो उसकी आउटपुट होती है वो किन स्टेप से पास इन होती है, वो सारी की सारी आपको पता होती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है इसके अंदर आपको ये फिल्ट्रेशन जो है ये सारी की सारी आपको पता नहीं होती कि आपको जितनी भी फिल्ट्रेशन है वो किस तरीके से हो रही है और कैसे हो रही है। सेकेंड जो बात कर रहे हैं सिस्टम टू कम्प्लेक्स, कि जो आपके पास सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जिस वजह से उसकी डिप्लॉयमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। वेरिफिकेशन ओनली आर मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अब जब भी वेरिफिकेशन यूज़ करते हैं हम, जब कोई मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो यूज़ कर सकते हैं, वैसे उसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो that's why we are saying verification only on model of implementation, prove evidence to customer
स्लैश यूज़र कि जो आपका कस्टमर है, जो यूज़र है, ठीक है, उसका एविडेंस आपने किस तरह प्रूव करना है। नो फॉर्मलाइजेशन पॉसिबल, इसके अंदर आपकी कोई भी फॉर्मलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं कि कोड स्ट्रक्ट ऑफ सिस्टम नॉट एक्सेसिबल, सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। वेरिफिकेशन ओनली ऑन मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो आपकी मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हो सकती है। प्रूव एविडेंस टू कस्टमर यूज़र, ठीक है, नो फॉर्मलाइजेशन पॉसिबल, इसके लिए जितने भी आपके रूल्स हैं, फॉर्मलाइजेशन है, वो आपकी पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मल टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं कि फॉर्मल टेस्टिंग को क्यों यूज़ करते हैं और उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होती है। अब जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, ठीक है, जब भी हम अपने कोई घर बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो एक प्रोसेस है ना, हम नक्शा बनाते हैं, अपनी लैंड परचेज करते हैं, ठीक है, फिर उसकी डिफरेंट अप्रूवल्स होते हैं, यानी देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। आप एक मिल्क शेक बनाते हैं तो उसके भी 2 स्टेप्स हैं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके पास डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। वो जो आपके पास जो है वो क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, जो आपके पास डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है उसकी क्या स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है, इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। अब जो आपके पास इनफॉर्मल है, ये सबसे आपका जो फर्स्ट बेसिक मॉडल है, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। अब इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में हमने ये कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नंबर 1 इज दैट फॉर्मल एंड सेकंड वाज इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस सिस्टम की जितनी भी इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि आपका कोड किस तरह का होगा, आपका सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा, आपकी बेसिक नीड्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम सारी की सारी वो देखते हैं। उसके बाद हम इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने, क्योंकि इनफॉर्मल में आप कोई मेथड या कोई प्रोसीजर या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर हम इनफॉर्मल से जाते हैं उसकी सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन। जिस तरह हमने बात की थी कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपकी बेस कर रही होती है सिस्टम के ऊपर कि आपको आपकी नीड्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, ठीक है, उसके नंबर ऑफ यूजर्स क्या होंगे, वो आपका स्टैंड अलोन सिस्टम होगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी हम अपनी मेंशन कर देते हैं SRS डॉक्यूमेंट में। तो जो SRS डॉक्यूमेंट है वो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। और जब आपने सिस्टम की डिटेल्स जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो आपने ले ली, उसके बाद आप डिज़ाइन पे जाएंगे। अब जो डिज़ाइन फेस है, अब जब भी आपका सिस्टम है, जो आपका बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी डिफरेंट नीड्स ले ली, अपनी रिक्वायरमेंट्स देख ली, अब वो इसकी डिज़ाइन पे जाएगा। अब डिज़ाइन के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सम मेजर फैक्टर दैट वी आर यूज्ड इन द डिज़ाइन फेज। नंबर 1 इज़ दैट कम्प्लेक्सिटी, कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ यूजर्स, के उस सिस्टम को कितने हाउ मैनी यूज़र विल बी यूज़, कि वो जो सिस्टम है वो आपका स्टैंड अलोन यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ होगा या क्रॉस द नेटवर्क यूज़ होगा, ठीक है। फिर तो उसके मेजर गोल्स क्या हैं, आपका प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर हम उस सिस्टम का एक डिज़ाइन बनाते हैं। और वो जो डिज़ाइन आता है उस डिज़ाइन की बेसिस के ऊपर, और डिज़ाइन से भी पहले ये जो आपकी जो 2 स्टेजेस हैं, एक आपकी स्टेज है स्पेसिफिकेशन की और जो सेकंड आपकी स्टेज है डिज़ाइन की, इन बिटवीन आपका एनालिसिस होता है। अब जो आपका एनालिसिस है वो आपका डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर होता है कि जो आपने अपने सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करना है वो आपने किन पैरामीटर्स के ऊपर करना है। अब वो जब आप अपना डिटेल उस सॉफ्टवेयर का एनालिसिस कर लेते हैं तो उस एनालिसिस के बाद आप अपने डिज़ाइन में जाते हैं। और डिज़ाइन मेथड के अंदर तब आपके पास डिज़ाइन के लिए जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका बॉयम मेथड है, आपका स्पाइरल मॉडल है, आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है, आपका वाटरफॉल मॉडल है। अब ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स की डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, हर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम यहाँ पे ये चीज़ फोकस करते हैं कि अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो अब मैं अगर इस पे वाटरफॉल मॉडल यूज़ करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। मैं इसके ऊपर अगर बॉयम मॉडल यूज़ करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। मैं अगर इसके ऊपर इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। तो बेसिकली वी आर डूइंग ट्रेड ऑफ with the requirements with respect to the model। so जो आपके पास मॉडल है वो आप जब डिज़ाइन फेज में यूज़ करेंगे तो आपने ये देखना है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैक्सिमम कितनी फुलफ़िल हो रही हैं। वंस जब आपने वो उस मॉडल को फोकस कर लिया कि आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, ये आपकी बेसिक नीड है, इस रिक्वायरमेंट्स और इस नीड के ऊपर आपने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फोकस कर लिया। वो फोकस करने के बाद फिर आप जाएंगे कोडिंग की तरफ। जब आपने डिज़ाइन फोकस कर लिया कि आपका डिज़ाइन किस टाइप का है तो उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग की तरफ जाएंगे। जो आपके पास सॉफ्टवेयर की कोडिंग है कि सॉफ्टवेयर को फिर आपने उसमें टूल चूज़ करना है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, फिर उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, वो सारी की सारी वो आपके पास जितना भी है वो ठीक है, वो तमाम उन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे और कोडिंग के बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे और उसको आप अपने उसको आप कह सकते हैं उन रिजल्ट्स को आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए। फिर आप टेस्ट केसेस यहाँ देखेंगे जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप उनकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये आपके लेजिटिमेट रिजल्ट्स हैं भी कि नहीं है। तो जो आपकी रियलाइजेशन होती है वो यही होती है कि आप देखेंगे आपके पास जो डिप्लॉयमेंट मॉडल था या प्रोसेस था कि सबसे पहले आपने इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स चूज़ की, सेकेंडली आपने उसकी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन फाइंड की, देन स्पेसिफिकेशन के बाद आपने उसका डिज़ाइन फाइंड किया और डिज़ाइन के बाद आपने उसका कोड फाइंड किया और कोड के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और देन उसको फाइनली आपने उसको रियलाइज़ किया। तो ये हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, ये सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये देखें कि यहाँ पे हम जो अपनी जो हम इसको फॉर्मलाइजेबल कर रहे हैं वो कितने स्टेप्स में है। वो आपके पास जो स्पेसिफिकेशन से लेकर कोड, यानी जो आपकी स्पेसिफिकेशन थी, जो आपका डिज़ाइन था, जो आपका कोड था, ये जो देयर आर 3 मेजर पैरामीटर्स, इसको हम कह सकते हैं कि आपने अपने प्रोसेस को आपने फॉर्मलाइज, ठीक है, इसको आपने फॉर्मलाइज कर दिया और ये आपका फॉर्मलाइजेबल प्रोसेसेस हैं। ये आपके फॉर्मलाइजेबल प्रोसेसेस हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पैरामीटर्स क्या क्या हैं इसके। फर्स्ट पैरामीटर इज दैट स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज डिज़ाइन एंड थर्ड इज कोड। इन तीनों को आप कंबाइन करके आप इसको इस मेथड को आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास फॉर्मलाइजेबल मेथड है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि स्पेसिफिकेशन बेस्ड फंक्शनल टेस्टिंग विद फॉर्मल मेथड्स, कि अब जो आपके पास जितनी भी स्पेसिफिकेशन है जो आपकी फंक्शनल बेस है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन बेस्ड फंक्शनल टेस्टिंग विद फॉर्मल मेथड्स। अब आप ये इस डायग्राम में देखें कि ये जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा गोल क्या है? गोल इज दैट कि टेस्टिंग फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉक्स implementation with respect to specification in formal language based on formal definition of conformance। ये हमारे पास बेसिक जो हमारा गोल है, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे टेस्टिंग के थ्रू अपने फंक्शनल बिहेवियर को अब आपके पास 2 टेक्निक्स होती हैं, एक ब्लैक बॉक्स होती है, एक वाइट बॉक्स होती है। तो यहाँ पे हम अपनी फंक्शनल बिहेवियर को यूज़ करते हुए, ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हुए विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज बेस्ड ऑन फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेंस, तो हम इस बेसिस के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन बेस्ड फंक्शनल टेस्टिंग विद
फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। तो ये इसका जो मेजर इसका जो गोल है वो ये गोल है। अब यहाँ पे ये देखेंगे इस गोल के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि मॉडल अज्यूम टू बी करेक्ट। अब ये देखेंगे ये आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है और ये आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है और ये आपकी फॉर्मल टेस्टिंग हो रही है। और हम इस फॉर्मल टेस्टिंग को जो है यूज़ करते हुए, इस फॉर्मल टेस्टिंग को डिप्लॉय करते हुए, इस फॉर्मल टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि जो हम अपना गोल यहाँ से अचीव करना चाहते हैं वो गोल हमारे पास क्या है। वो गोल ये है कि टेस्टिंग फंक्शनल behavior of black box implementation with respect to specification in formal language based on formal definition of conformance। तो ये हमारे पास जितनी भी जो आपका बेस मॉडल बन रहा है, इस बेस मॉडल के ऊपर हम अपने फॉर्मल मेथड को यूज़ करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं और इसको जो है डिप्लॉय करते हैं। देन फॉर्मल टेस्टिंग के अंदर जो आपके पास फर्स्ट सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन आपकी जो है वो टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन जाती है। वो टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है वो आपका करेक्टनेस का क्राइटेरिया है, ठीक है। और सेकंड के आपके पास इम्प्लीमेंटेशन रिलेशन है कि जब अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपका क्या रिलेशन है, आप उसको किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उस तरीके को उस मेथड को आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास आप ये देखें कि फॉर्मल टेस्टिंग के अंदर हम क्या चीज़ कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट पे टॉप पे ये आपकी स्पेसिफिकेशन थी। इस स्पेसिफिकेशन से, ठीक है, आपने टेस्ट किया। अब जो टेस्ट जनरेशन है इसमें हमने जो अपना ऑटोमेटा डिस्कस किया था, हमने अपनी रेगुलर जितनी भी एक्सप्रेशन थी हमने उसको डिस्कस किया था। उस टेस्ट कंडीशन के ऊपर हमने जो अपनी क्यूरीज को डिज़ाइन किया, हमने जो अपनी क्यूरीज को डिफाइन किया, हमने यहाँ पे वो उन तमाम टेस्ट को जनरेट किया। टेस्ट यू टी एस, ठीक है, ये आपका फिर ऑटोमेटा आ गया। फिर ये आपके पास टेस्ट की एग्जीक्यूशन हुई। अब या तो देयर आर टू कंडीशंस, ठीक है, फर्स्ट इज दैट पास एंड सेकंड इज दैट फेल। अब इन तमाम कंडीशंस को डिप्लॉयमेंट के बाद जब फाइनली आपकी फॉर्मल मेथड्स का रिजल्ट आएगा तो या तो वो कंडीशंस आपकी सक्सेसफुल होंगी या अनसक्सेसफुल होंगी। तो हम इसको पास या फेल भी कह सकते हैं, हम इसको 0 and 1 भी कह सकते हैं, हम इसको ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये टेस्ट एग्जीक्यूशन के पास होती हैं। जब आपने जितनी भी अगर आपकी तमाम टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो या तो आपकी कंडीशन पास हो जाएंगी या आपकी जितनी भी कंडीशन फेल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मल टेस्टिंग मेथड का, ठीक है, एक सिंपल सा मॉडल है। हम जब भी अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स लेके एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसके रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। उनकी रिज़ल्ट्स फाइंड करने के बाद जब हम उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसकी जब फाइनल टेस्टिंग करते हैं, ये जितना भी टास्क है ये सारे का सारा आपका क्वालिटी श्योरेंस में होता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं और आपने जब उनकी क्वालिटी श्योरेंस चेक करनी है तो क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट आपके टेस्टिंग मेथड्स हैं, आपके डिफरेंट जो है टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं। उन तमाम रूल्स, उन तमाम प्रोसीजर्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको हम जो है डिप्लॉय करते हैं। फॉर्मल जो टेस्टिंग है इसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या है कि हम आप इसको किस तरीके से, यानी अब इससे पहले तो हम अपने जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में कर रहे थे। अब हम इसको फॉर्मल मेथड्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल मेथड्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर ये जितनी भी आपकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है या आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से आपके जो डिफाइन होंगे। अब हम ये देखेंगे इस डायग्राम में आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके पास क्या चीज़ आ रही है, एस के अंदर आपकी
मल्टीपल नीड्स हो सकती हैं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हम इसको क्या कहते हैं कि आपकी जो है ये आपकी बेसिक स्पेसिफिकेशन एस है। हम जब इसको करेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब इसका जो सूडो कोड है वो क्या है कि एस एल्सन, ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिकेशन है और ये आपके पास स्पेसिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन अंडर IUT टेस्ट। अब ये आपके पास एक आपने IUT टेस्ट जो है पहले से डिफाइन किया हुआ है, वो टेस्ट क्या है, ठीक है। उस टेस्ट की डेफिनेशन के ऊपर आप ये देखते हैं कि IUT इज कंक्रीट physical object. It's the physical object that we can use for the IUT concretion. जब हम ITU को कंक्रीट टेस्ट बनाते हैं तो ये हमारे पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने इस मॉडल को फिजिकली कंप्लीट चेक करना है कि ये जो आपका मॉडल है इसके कितने स्टेप्स हैं, इसके कितने प्रोसीजर्स हैं। और बट IUT इज ब्लैक बॉक्स, ठीक है, यानी ये जो आपका जो आपके पास IUT है ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ करता है। और यहाँ पे हम अपने इस मॉडल को अज्यूम कर रहे हैं कि अज्यूम दैट मॉडल IUT एग्जिस्ट, वो आपका एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से एग्जिस्ट करता है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तब हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं टू फॉर्मल टेस्टिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर्मल टेस्टिंग या जो आपके फॉर्मल फ्रेमवर्क्स हैं, वी हैव डिफरेंट मेथड्स आर अप्रोचेज फॉर द टेस्टिंग। सो इसमें जो डिफरेंट टेस्टिंग है, नंबर 1 इज दैट प्रोग्राम एज फंक्शन, सेकंड इज दैट फाइनाइट स्टेट मशीन, एंड थर्ड इज लेबल्ड ट्रांजिशन सिस्टम, एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टेस्टिंग। अब जो हमारे पास फर्स्ट इसमें है जिसमें हम अपनी बात कर रहे हैं प्रोग्राम एंड एज फंक्शन की, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की कंडीशन होती हैं। एक हमारे पास इसमें होती हैं प्री कंडीशन और एक होती है इसमें हमारे पास पोस्ट कंडीशन, ठीक है। अब प्री कंडीशन वो होती हैं कि हम जब सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन से पहले सॉफ्टवेयर की जो ऐसा डायग्राम होती है जिसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, वो आपकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी आप पहले से डिफाइन कर दें। वो आपने डिफाइन करनी है SR से पहले। जब आपने वो सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो आपने SRS से पहले डिफाइन कर दी, उनको डिज़ाइन कर दिया कि आपकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उन्होंने यूज़ किस तरह होना है, उन्होंने डिज़ाइन किस तरह होना है, उन्होंने डिप्लॉय किस तरह होना है, वो आपकी प्री कंडीशंस है। पोस्ट कंडीशंस क्या है कि जब आपने सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन कर लिया, आपने डिप्लॉयमेंट कर ली, अब उसकी पोस्ट कंडीशन क्या थे, कुछ स्टेप्स ये थे कि सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट के बाद आप इन पैरामीटर्स को चेक करेंगे, इन कंडीशन को चेक करेंगे, इन कंडीशन को आप जो है वैलिडेट करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट इसमें स्टेप है, ठीक है, वो ये है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एज ए फंक्शंस हैं और वो प्री और पोस्ट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। सेकंड हम इसमें अपनी फाइनाइट स्टेट मशीन मेथड यूज़ करते हैं जिसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में और अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में डिस्कस किया था कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। हमने उसमें ये सारी चीज़ों को वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास जो फाइनाइट स्टेट मशीन है और इसके मेथड्स हैं और लेबल्ड ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं। और अब आपके पास जितने भी ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे लेबल्ड हैं। हम उन ट्रांजिशन सिस्टम्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको लेबल करते हैं। और फोर्थ के आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टेस्टिंग, कि आपकी जितनी भी डेटा टाइप है उसकी जो एब्स्ट्रैक्शन है हम उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हमारे पास टेस्टिंग का मेथड क्या है, टेस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, टेस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ये हमारे पास जो है ये फोर्थ ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट है प्रोग्राम एज फंक्शन, सेकंड है फाइनाइट स्टेट मशीन, थर्ड है लेबल ट्रांजिशन सिस्टम और फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टेस्टिंग।
अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है कि फॉर्मल मेथड्स इन ब्लॉक हैंडलर। अब ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जब आप अपनी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं और जब हम चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के अंदर हमें डिफरेंट इश्यूज आपके रेज होते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल मेथड इन ब्लॉक हैंडलर से क्या मुराद है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या है, इसका आइडिया क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, और ये आपका जो आपका ब्लॉक हैंडलर होता है वो किस तरीके से कैसे यूज़ होते हैं, उसकी प्री कंडीशंस क्या हैं, पोस्ट कंडीशंस क्या हैं, और उसकी क्या क्या डिप्लॉयमेंट है। इसका जो कंसेप्ट यानी सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि जो आपके पास जो आपका ब्लॉक हैंडलर है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका थीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आपकी करंट मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम, टेक्स्ट, टेबल एक्सेट्रा। यानी इस टाइम पे हम जितनी भी अपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें हम अपनी डायग्राम्स को, टेक्स्ट को, टेबल्स को, इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं। इसमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो सारी इन्हीं चीज़ों की है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट हैं, डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। नो मेथड्स आर यूज्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द end result in each of stage of software deployment, for example requirement specification, design etc. यानी जो हमारे पास करंट मेथड्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ये इसकी जो इसमें आपके डायग्राम्स आपकी आ जाती हैं, आपकी टेबल्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमारे पास देयर इज़ नो मेथड आर यूज्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस of the end result in each of stages of software development, for example requirement specification and design। अब हमारे पास कोई भी एक सिंगल मेथड इसमें नहीं है कि जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को फाइंड कर सकें, उनकी स्पेसिफिकेशन को फाइंड कर सकें, उसके डिज़ाइन को देख सकें। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है कि नो मेथड्स आर यूज्ड to test the corrections of the end result in each of stages of software development, for example requirement specification, design etc. This may lead to contradiction, ठीक है, ambiguities, incompleteness and vagueness etc. यानी अब यहाँ से आपके पास क्या क्या कंडीशन जनरेट हो सकती हैं। एक तो आपकी एम्बिग्यूटीज हो सकती हैं, आपकी इनकम्प्लीटनेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम ये जो यहाँ से आपकी डिफरेंट टाइप की जो जनरेट हो सकती है। दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर सेफ्टी क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल सिस्टम वेयर फेलियर मे हैव हाई प्राइस। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो लास्ट वन है कि हम जिसमें क्या बात कर रहे हैं कि दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर सेफ्टी क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल सिस्टम वेयर फेलियर मे हैव हाई प्राइस। यानी जो सबसे लास्ट जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन, ये हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे सेफ्टी क्रिटिकल है या यहाँ पे मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स है वेयर फेलियर मे हैव हाई प्राइस। जहाँ में सॉफ्टवेयर फेल होता है हम उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस जो है वो अपनी पे करते हैं। तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर वो यही कंसेप्ट है कि दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर सेफ्टी क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल सिस्टम। अब आपके पास जितने भी लाइक आपके डिफेंस के सिस्टम्स हैं, आपके हेल्थ सिस्टम्स हैं, आपके मेडिकल सिस्टम्स हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो जो आपके रियल टाइम सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनका फेलियर आप जो है बेरेबल नहीं है, ठीक है, उसका लॉस बेरेबल नहीं है, ठीक है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर बैंकिंग एटीएम जो है वो एक दिन में सिर्फ जो है वो बैलेंस मेंटेन करना जो है उसकी क्यूरी फेल हो जाए तो लोग जिनके अकाउंट्स में अगर जो है वो मिलियंस में है वो बिलियंस निकाल लेंगे, बिलियंस वाले ठीक ट्रिलियंस में निकाल लेंगे। तो ये हम रियल टाइम, ठीक है, जिस तरह हमने इस कोर्स के स्टार्ट में देखा था कि जो सिस्टम्स है अगर वो
ऑटोमेटेड जो है वो पेशेंट्स को जो डोज दे रहा है, वो अगर डोज गलत दे रहा है, ठीक है, या अगर वो डोज प्रॉपर नहीं दे रहा तब भी डेथ हो सकती है। तो हमारे पास जितने भी रियल सिस्टम्स है, हम इसलिए हमें कह रहे हैं कि दिस मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर सेफ्टी क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स वेयर फेलियर मे हैव हाई प्राइस, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है वो इस सारी जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो ब्लॉक हैंडलर है उसका जो कंसेप्ट है वो सारे का सारा ये लास्ट पॉइंट, बाकी भी है लेकिन ये लास्ट पॉइंट है कि जहाँ भी आपके पास जब फेलियर है, जब उस फेलियर की बहुत हाई प्राइस पे करनी पड़ सकती है, अब उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर्मल मेथड्स allows a software engineer to create a specification that is more consistent and unambiguous, ठीक है। ये एक और पॉइंट है कि जो आपके पास फॉर्मल मेथड्स हैं वो अलाउज करते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कि टू क्रिएट a specification that is more consistent and unambiguous, ठीक है, कि जो आपके फॉर्मल मेथड्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस चीज़ का अलाउ करते हैं कि वो आपके जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसको और तरीके से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। अब उसके अंदर क्या कंसेप्ट है, फॉर्मल मेथड अलाउज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू क्रिएट a specification that is more consistent and unambiguous। इसके बाद क्या है कि set theory and logic notation are used to create a clear statement of facts, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट इसमें आ रहा है कि हमने जितनी भी अभी फॉर्मल मेथड में चीज़ें डिस्कस की, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि set theory and logic notations are used to create a clear statement of facts, जिसको हम requirements कहते हैं, which can then be analyzed to prove correctness and consistency, ठीक है, कि वो कितना consistent है, उसको किस तरीके से prove करना है। Since specification is created using mathematical notation, it is inherently less ambiguous than informal modes of representation, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है कि हम जो अपना ब्लॉक हैंडलर यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी जो हमारे पास डेफिनेशंस है, ठीक है, वो डेफिनेशंस क्या क्या है कि जो आपके पास डेटा इनवेरिएंट है वो क्या होता है। यहाँ अब हमने इस कंसेप्ट को समझना है कि डेटा इनवेरिएंट क्या है और आपके पास जो स्टेट है वो क्या है। ए डेटा इनवेरिएंट इज द कंडीशन दैट इज ट्रू throughout the execution of the system that contains a collection of data, ठीक है। अब मैं इस डेफिनेशन को फिर एक दफ़ा आपके लिए रिपीट करता हूँ कि ए डेटा इनवेरिएंट इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है दैट इज ट्रू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है ऑफ द सिस्टम दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा। वो क्या चीज़ कंटेन करता है, डाटे की कलेक्शन कंटेन करता है। एग्जाम्पल, मैक्सिमम नंबर एलिमेंट्स इन एनी सिस्टम, किसी भी नंबर में मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं वो कितने हैं। डुप्लीकेशन नॉट अलाउड इन अ सिस्टम, सिस्टम में डुप्लीकेशन आपकी अलाउ नहीं है। और स्टेट क्या है कि स्टेट इज द स्टोर डाटा दैट सिस्टम एक्सेसेस एंड अल्टर, ठीक है। अब जो आपकी स्टेट है, इस स्टेट की क्या डेफिनेशन है कि स्टेट इज द स्टोर डाटा दैट सिस्टम एक्सेसेस एंड अल्टर, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो हम यूज़ करेंगे। इसके ऑपरेशन कौन कौन से हैं, अब हम इन ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम एंड रीड्स और राइट्स डाटा टू अ स्टेट, यानी अब ये जितना भी डाटा आपका रीड करेगा, राइट करेगा, ठीक है, इसके इट इज़ एसोसिएटेड विद टू कंडीशन। इसके साथ टू कंडीशन एसोसिएटेड है, एक प्री कंडीशन है, एक पोस्ट कंडीशन है, ठीक है। अब प्री कंडीशन डिफाइंस वेदर द ऑपरेशन इज वैलिड और नॉट। अब जो यहाँ पे जो आपकी प्री कंडीशन है वो क्या चीज़ डिफाइन कर रही है कि वेदर द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हो रहा है, इज वैलिड और नॉट। एंड पोस्ट कंडीशन define
व्हाट हैपन व्हेन एन ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड इट एक्शन। ठीक है, अब ये दो कंडीशन थी, एक प्री कंडीशन थी, एक पोस्ट कंडीशन थी। ठीक है, तो प्री कंडीशन में तो हम यही बात कर रहे हैं कि वेदर द ऑपरेशन इज वैलिड और नॉट, एंड पोस्ट कंडीशन के डिफाइन व्हाट हैपन व्हेन एन ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड एक्शन, के अगर एक जो आपने ऑपरेशन सेट किया था उसने वो कंप्लीट हो गया, उसका टास्क कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या चीज़ सेट करेगा, वो क्या चीज़ उसको राउंड करेगा, वो आपकी पोस्ट कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन हो गई, एक प्री कंडीशन हो गई और एक आपके पास पोस्ट कंडीशन हो गई। अब इसकी हम एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। जो आपका ब्लॉक हैंडलर है, हम इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपकी रियल टाइम एग्जांपल है कि ये आपका किस तरीके से कैसे यूज हो सकता है। एक कॉमन पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स द मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है जी, अब ये एक कॉमन पार्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है, हम अगर इससे पहले एक दफ़ा मैं फिर आपको ज़रा लेके जाना चाहता हूँ प्री और पोस्ट कंडीशन के ऊपर, कि हमने यहाँ पे जो प्री और पोस्ट कंडीशंस लिखी हैं, हमने प्री और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या बात की है, हमने यही बात की है प्री कंडीशन के अंदर और पोस्ट कंडीशन के अंदर। हमने यही कहा है कि प्री कंडीशन डिफाइन वेदर द ऑपरेशन इज वैलिड। अब ये देखें यहाँ पे हमने जो बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को फिर देखें कि प्री कंडीशन कि वैलिड कि जो आपका ऑपरेशन है कि वो वैलिड है कि नहीं। यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमने इसको ये भी देखना है कि वो जो आपका है कि वो आपका वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो फिर क्या करना है, यानी वो लेजिटिमेट भी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो लेजिटिमेट उसके जो क्राइटेरिया है कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं उसको देखना है और वो वैलिड है कि नहीं। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि डिफाइन व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड इट एक्शन, कि जो पोस्ट कंडीशन है वो क्या होगा, अगर आपका एक ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है, वो लिंक हो गया है, तो फिर आपके पास क्या होगा। तो ये जो हमारे पास दो कंडीशन थी, एक प्री थी और एक हमारे पास पोस्ट कंडीशन थी। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्लॉक हैंडलर की कि एक कॉमन पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स द मेमोरी ब्लॉक, कि एक कोई भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक पार्ट है जो आपकी मेमोरी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब जो आपकी मेमोरी अगर आपकी ब्लॉक हो जाती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रोवाइड्स फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू न्यू क्रिएटेड फाइल्स एंड रीगेन्स ब्लॉक व्हेन फाइल इज रिमूव्ड। अब ये जो इसमें आप देख लें कि यहाँ पे हम जो अपना कंसेप्ट लेना चाह रहे हैं कि हम पहले ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक का जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो इसको एक कॉमन पार्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स है, यूनिक्स है, यूबेंटो है, कैल्डेरा है, ठीक है, रेड हैट है, विंडोज 7, 8 है, ठीक है, आपके पास मैक है, ठीक है, आपके पास डॉस है, नॉवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे। अब इन तमाम में आपकी मेमोरी मैनेजमेंट तो होगी। ठीक है, अब तमाम में आपकी मेमोरी हैंडलिंग भी होगी। ठीक है, मेमोरी को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, मेमोरी को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो कॉमन पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉमन पार्ट है कि विच हैंडल्स द मेमोरी ब्लॉक प्रोवाइड फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू न्यू क्रिएटेड फाइल्स एंड रीगेन्स ब्लॉक व्हेन फाइल इज रिमूव्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही बात उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो जितने भी आपकी फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ठीक है, उनको वो न्यू करेगा और रीगेन ब्लॉक्स व्हेन फाइल, जब फाइल आपकी ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड क्या है, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ फ्री ब्लॉक्स आर द अनयूज्ड ब्लॉक एंड द यूज्ड ब्लॉक्स। थर्ड पॉइंट है कि ये आपके पास क्या करता है, इट कीप्स ट्रैक्स, यानी जितनी भी आपकी मॉनिटरिंग है, जितनी भी आपकी ट्रैकिंग है, ठीक है, ये सारी की सारी उसको भी कवर करता है कि इट कीप
tracks of free blocks are the unused blocks and the used blocks. ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया. Whenever a block is freed, जब भी कोई ब्लॉक फ्री होता है, it is added to the queue of unused blocks, and similarly whenever a block is needed, first block from the queue of unused block is given for use. अब ये देखें, अब यहाँ पे जो ब्लॉक हैंडलर है ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको फिर से समझिए आप कि हम लास्ट में क्या कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि whenever a block is free, it is added to the queue of unused blocks, and similarly whenever a block is needed, first block from the queue of unused block is given for use. तो अब ये हमारे पास ब्लॉक हैंडलर्स थे. ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये एक इसकी बेसिक एग्जांपल थी. और ये आप देखेंगे हम यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ब्लॉक हैंडलर को. ठीक है, और फाइनली आपको ये बात आप ये देखेंगे, जब आपको ब्लॉक फ्री हुआ तो उसने एक क्यू ऐड किया ऑफ अनयूज्ड ब्लॉक्स का, एंड सिमिलरली इसी तरीके से व्हेनेवर अ ब्लॉक इज, जब उसे ब्लॉक की जरूरत पेश होगी, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम द क्यू वो क्यू से निकालेगा और अनयूज्ड ब्लॉक इज गिवन फॉर यूज. तो ये एक उसके स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं कि ब्लॉक हैंडलर किस तरीके से काम कर रहा है. अब जो ब्लॉक हैंडलर है, ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है. ठीक है, ब्लॉक हैंडलर की मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट डाटा इनवेरिएंट एंड ऑपरेशन फॉर सच सिस्टम विल बी एज फॉलोज. ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज की थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी होती है और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है. थ्योरेटिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन में डिफरेंस यही होता है कि वो आपकी थ्योरी जो है वो इंग्लिश में, ठीक है, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन होगी. लेकिन मैथमेटिकल जिस तरह हमने फॉर्मल देखा है, हमने प्रिडिकेट लॉजिक देखा है, हमने प्रोपोजिशन लॉजिक देखा है, ठीक है, हमने ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन देखी है. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल टर्म्स में है कि आपने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में किस तरीके से डिफाइन करना है ताकि वो हर एक को प्रॉपर्ली समझ आ सके. तो अभी हम इसी स्लाइड को लास्ट स्लाइड के साथ लिंक अप करेंगे. हम कहते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट data invariant and operation for such system will be as follows. हम क्या कह रहे हैं कि स्टेट जो है collection of free blocks, collection of used blocks, यानी इसमें या तो आपकी collection of जो है वो free blocks है, collection of used blocks है, and the queue of रिटर्न ब्लॉक्स हैं. यानी देखिए एक तो आपके जो है, यानी आपने ये देख लिया कि उस स्टेट के अंदर कितने फ्री ब्लॉक्स हैं. यानी अगर आपके पास 20 ब्लॉक्स हैं टोटल, तो हम देखते हैं कि हमारे पास उस स्टेट में फ्री ब्लॉक्स कितने हैं. ठीक है, यानी उस स्टेट में आपके पास 4 फ्री, आपके पास जो है वो उसमें जो है 4 फ्री ब्लॉक्स हैं, 2 फ्री ब्लॉक्स हैं, 3 फ्री ब्लॉक्स हैं. वो कितने हैं? सेकेंड जो है कलेक्शन ऑफ यूज ब्लॉक, कि उसके अंदर यूज ब्लॉक्स कितने हैं, मतलब जो आप यूज कर चुके हैं, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर यूज्ड, वो आपने देखना है कि यार उसके अंदर यूज ब्लॉक 10 है, 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, वो कितने हैं. एंड द क्यू ऑफ रिटर्न ब्लॉक्स, यानी उसमें से जो आपका, यानी आपके पास एक क्यू था, उस क्यू में 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स लगे हुए थे, 2 यूज हो गए, वो अब वो जब वापस रिटर्न आ गए हैं तो उसमें से फ्री कितने हुए हैं. ठीक है, तो वो जो आपके फ्री ब्लॉक्स हैं उस क्यू में से वो कितने हैं. ठीक है, और मैथमेटिकल दे आर डिफाइंड लाइक दैट आर एस, कि देखिए हमने ये कहा कि यूज में हमने क्या कहा कि यूज आपके पास क्या है, ये आपके पास पी ब्लॉक्स. हमने इसको क्या कह दिया, यूज को हमने ये जिस तरह यहाँ बात की थी यूज ब्लॉक की, तो हमने यहाँ पे यूज ब्लॉक को क्या कह दिया, ये आप हमने इसको डिनोट कर दिया पी ब्लॉक से. फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्री, तो हमने इसको क्या कह दिया पी, ये भी पी ब्लॉक्स है. लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपका पी ब्लॉक्स है वो आपका जो इस्तेमाल के साथ लिख दिया और यहाँ पे आपने इसको कैपिटल कर दिया BLOCKS, ये पूरे का पूरा हमने यहाँ पे इसको जो कैपिटल कर दिया. और फिर हमने क्या कह दिया कि जो ब्लॉक क्यू है जिसको हमने कहा है, ठीक है, जो उसने रिटर्न कर दिए, जो ब्लॉक क्यू है उसमें हमने क्या कहा है कि ब्लॉक क्यू, ठीक है, सीक्वेंस
पी ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमने 3 यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन की है, यूज्ड की, फ्री की और ब्लॉक की होगी। अब अगर आप वापसी लास्ट स्लाइड पे जाएं और इसको इंटीग्रेट करें तो हमने क्या कहा था, अब इस एग्जाम्पल को उस मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ समझे जरा गौर से कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कह रही है और ये ब्लॉक हैंड जो आपका हैंडलर है ये यहाँ पे क्या काम परफॉर्म कर रहा है। हमने क्या कहा था कि एक कॉमन पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉमन पार्ट विच हैंडल द मेमोरी ब्लॉक्स। हमने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी जो कॉमन पार्ट है जो मेमोरी ब्लॉक्स को हैंडल करता है। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हमने क्या कहा है कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्री ब्लॉक्स, कलेक्शन ऑफ यूज ब्लॉक्स, ठीक है। वापस जाएं तो एक कॉमन पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स द मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है, प्रोवाइड फ्री ब्लॉक्स। अब सेकंड हमने क्या बात की है कि प्रोवाइड फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी to new created files and regains block when file is removed। अब यहाँ पे अगर आप इसी को फिर एक दफा आप जाए नेक्स्ट जाए तो अब यूज ब्लॉक एंड द क्यू ऑफ रिटर्न ब्लॉक, यानी जो आपकी रिटर्न है वो उसको दोबारा क्यू कर रहा है। अब उसको क्यू करने के लिए अगर आप वापस जाए तो हमने यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि प्रोवाइड फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू न्यू क्रिएटेड फाइल्स एंड रिगेन ब्लॉक्स व्हेन फाइल इज रिमूव। जब फाइल आपकी रिमूव हो गई है तो उसको वो उन ब्लॉक्स को रिगेन कर रहा है और क्या करता है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ फ्री, यानी कब आपके हमने वहां पे क्या कहा, हमने वहां पे क्या कि पी ब्लॉक्स, पी कैपिटल ब्लॉक्स एंड सीक्वेंस पी ब्लॉक्स का है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं थर्ड में कि इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ फ्री ब्लॉक्स, ये उन तमाम ब्लॉक्स की ट्रैकिंग भी रखता है आर द जो इसमें से फ्री ब्लॉक्स है उनके भी और जो अनयूज ब्लॉक्स है उनके भी और एंड द यूज ब्लॉक। यानी देखिए अब इसमें एक तो फ्री ब्लॉक्स है हो गए, ठीक है, एक आपके अनयूज ब्लॉक्स है और एक आपके यूज ब्लॉक्स है। 3 तरह के ब्लॉक्स है, इन तीनों की वो ट्रैकिंग भी रखता है। और फाइनली क्या हम कह रहे हैं कि वेन एवर अ ब्लॉक इज फ्री इट इज एडेड, ठीक है, जब भी कोई ब्लॉक आपका फ्री होता है इट इज एडेड to the queue of unused blocks, and similarly whenever a block is needed first block from the queue of unused block is given for use। हम यही बात यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि collection of free blocks, collection of used blocks and the queue of the return blocks mathematical they are defined as, ठीक है, used p blocks and free p capital blocks and block u sequence p blocks। तो हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये जो ब्लॉक हैंडल वाला लेक्चर है ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।